हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 27 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 28 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 27 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, परीक्षा नजदीक है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 28 नंबर का मॉडल पेपर। ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है वो रहने वाला है। कुल 6 भागों के माध्यम से दोस्तों अपन ये 150 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला भाग आता है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, कुशाली दर्रा। कुशाली दर्रा दोस्तों ये सवाई माधोपुर में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। और सिरावास चोटी है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये अलवर में है, बिल्कुल सही बात है। सुर्रा घाट दर्रा यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों ये सुर्रा घाट दर्रा है, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये अजमेर में है। कहां पर है दोस्तों? ये अजमेर में है ये सुर्रा घाट दर्रा, और ये अजमेर को भीलवाड़ा से जोड़ता है। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। और देखिए कामली घाट दर्रा है, ये दोस्तों राजसमंद में है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपने को क्या पूछा था कि कौन सा युग्म असुमेलित है? तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य का वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र कहलाता है। उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य का वर्ष भर हरा भरा रहने वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है, बताइए क्या बोलते हैं उसको? उसको देसरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देसरो बोलते हैं। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देसरो। गिरवा किसको बोलते हैं? गिरवा दोस्तों उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां होती है उसको बोलते हैं दोस्तों गिरवा। भाकर के किसको बोलते हैं दोस्तों? सिरोही के अंदर जो ढाल नुमा छोटी पहाड़ियां होती है उनको दोस्तों भाकर कहते हैं। देशरों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मगरा है, ये दोस्तों उदयपुर का जो उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है वो मगरा कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य का वर्ष भर हरा भरा रहने वाला जो क्षेत्र है वो देशरों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो दोस्तों ये चलाया जाता है राजस्थान पत्रिका के द्वारा, ये चलाया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? न्यूनतम आर्द्रता वाला जो स्थान है वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है फड़ौदी। न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान फड़ौदी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अब तो जिला बन गया है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। पहले राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जो जिला था वो दोस्तों जैसलमेर था, ठीक है, लेकिन अब दोस्तों फड़ौदी है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुद्रा अपर्दन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों मुद्रा अपर्दन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, मृदा अपर्दन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु व कृषि का क्षय कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में जल अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र चंबल प्रदेश है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। दोनों के दोनों है वो मृदा अपर्दन से संबंधित सत्य कथन है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 व 2 दोनों सही है। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तेंदु पत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तेंदु पत्ते का राष्ट्रीयकरण है वो दोस्तों कब किया गया था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है 1973 में किया गया था दोस्तों तेंदु के पत्ते का राष्ट्रीयकरण।
तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जिसके बाद ही तेंदु पत्ते का व्यापार है वो केवल राज्य सरकार ही कर सकती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि तेंदु के पत्ते का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो दोस्तों बांसवाड़ा में होता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भेड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो वो है दोस्तों कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर के किस क्षेत्र में इको टूरिज्म पार्क विकसित किया गया है? जयपुर के किस क्षेत्र में इको टूरिज्म पार्क विकसित किया गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों झालाना। झालाना में किया गया है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झालाना के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, चंद्रा RG 141 RSB 87 RSB, यहाँ पे रविंद्र सिंह भाटी नहीं है, नाम है RSB 87। ठीक है, चंद्रा RG 141 RSB 87 तथा RS1 निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में है? तो दोस्तों ये कौन से फसल की है वो किस्में है ये? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है मूंगफली। मूंगफली की किस्में है दोस्तों यहाँ पे। ये बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, अहमदाबाद गांधीनगर शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? अहमदाबाद गांधीनगर शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों साबरमती नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें जैसलमेर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार जैसलमेर सही उत्तर, डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई राजस्थान के किस गांव में स्थापित है? अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई राजस्थान के किस गांव में स्थापित है? तो दोस्तों ये कौन से गांव में स्थापित है? तो ये कवई बारा में ये स्थापित है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कवई बारा में। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? तो वो है इसमें SH1। SH1 ये आपको इसमें याद रखना है, SH1 ये 403 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। ये हनुमानगढ़ से रामगढ़ जैसलमेर, ठीक है, तक है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिला है तो दूसरी तरफ सीसा व जस्ता खनन क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए सवाई माधोपुर जिले के अंदर दोस्तों चौथ का बरवाड़ा ये खनन सीसा दस्ता खनन क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही बात है। भीलवाड़ा में दोस्तों रामपुरा अंगूचा है, बिल्कुल सही बात है। उदयपुर में राजपुरा दरीबा है, बिल्कुल सही है। बीकानेर में यहाँ पर जामसर दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीसा दस्ता खनन क्षेत्र की बात की गई है, इसलिए दोस्तों ये जामसर है, ये सीसा दस्ता खनन क्षेत्र नहीं है, ये जिप्सम खनिज का खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये है तो बीकानेर में ही जामसर, लेकिन ये जिप्सम खनिज का यहाँ पर उत्पादन होता है, शीशे दस्ते का नहीं होता। बाकी सभी के अंदर शीशे दस्ते का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कुराड़िया भीलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कुराड़िया भीलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूरेनियम खनिज के लिए। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलन के समर्थन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आवाज उठाई गई थी? ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलन के समर्थन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आवाज उठाई गई थी? तो किसके द्वारा आवाज उठाई गई थी? तो दोस्तों ये सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा आवाज है वो उठाई गई थी 1925 में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
17 नंबर का प्रश्न है देबारी समझौता कब व किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों देबारी समझौता है ये 1708 ईस्वी में उदयपुर में ये हुआ था देबारी समझौता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस शासक ने जैसलमेर राज्य में एक स्वतंत्र राजकीय टकसाल की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने जैसलमेर राज्य में एक स्वतंत्र राजकीय टकसाल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अक्षय सिंह, महारावल अक्षय सिंह। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महारावल अक्षय सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। बताइए कौन से गढ़ को चुनेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता कौन से हैं जिनकी मूर्ति न होकर काठ यानी कि लकड़ी का एकमात्र तोरण होता है। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, मामा देव जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है मामा देव जी, सी नंबर ऑप्शन सही। 21 नंबर का प्रश्न है राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो मृत्यु के अवसर पर आयोजित होता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो मृत्यु के अवसर पर आयोजित होता है तो वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है घूमर घूमरा नृत्य, घूमर घूमरा नृत्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये नृत्य विशेष रूप से दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में ताराबाथ की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है। ताराबाथ की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है आदिवासी महिलाओं में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आदिवासी महिलाओं में। 23 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस क्षेत्र में आयोजित होता है। सीताबाड़ी का मेला दोस्तों कौन से क्षेत्र में आयोजित होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये हाड़ौती में आयोजित होता है दोस्तों सीताबाड़ी का मेला। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 12 के अंदर आयोजित होता है और ये सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहलाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है। बताइए राजस्थान में चित्रकला शैली का जो स्वर्णिम काल है यानी कि स्वर्ण काल है वो दोस्तों कब से कब तक माना जाता है। तो ये दोस्तों 17वीं शताब्दी यानी कि 17वीं सदी है ये मानी गई है दोस्तों राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। कौन सा युग्म असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए भरतरी मेला दोस्तों, जो ये भरतरी मेला है ये कब आयोजित होता है। ये दोस्तों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये मेला है वो लगता है। ठीक है, सरिस्का अलवर में। और भोजन थाली मेला दोस्तों ये भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी यहाँ पर दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों ये भोजन थाली मेला है ये कामा भरतपुर में भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। यहाँ पर कृष्ण चतुर्थी दे रखा है। ठीक है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। ये कब लगता है, शुक्ल पंचमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। अन्नकूट महोत्सव ये कार्तिक शुक्ल एकम को लगता है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर मेला ये माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कौन सा असुमेलित है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के समय वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री थे। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई थी, तो ये 1943 में की गई थी दोस्तों। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई, मणिशंकर और चिमनलाल मालोत के द्वारा की गई थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों 1942 के अंतर्गत की गई थी। भंवरलाल निगम, पन्नालाल त्रिवेदी और कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा दोस्तों ये कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 में की गई थी और माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता ने दोस्तों इस प्रजामंडल की स्थापना की थी।
जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। मीठालाल व्यास के द्वारा ये की गई थी स्थापना। तो यहाँ पर इसमें 4-3-2-1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 4-3-2-1 यानी कि दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, कावड़ निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कावड़ निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बताइए, कावड़ निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो है बस्सी चित्तौड़गढ़। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बस्सी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, बरौर सभ्यता किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों बरौर सभ्यता कौन से जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है गंगानगर में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंगानगर में। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, उज्जैन में करवाया था, मथुरा में करवाया था, बनारस में करवाया था, आगरा में नहीं करवाया था। दोस्तों जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में ये 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, सवाई जयसिंह ने आगरा में नहीं करवाया था। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इजारा का संबंध है। इजारा का संबंध किससे है? तो दोस्तों इजारा एक राजस्व की ठेका प्रणाली से है इसका संबंध। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व की ठेका प्रणाली से इसका संबंध है, सी नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? भवाई नाट्य के जन्मदाता दोस्तों बागाजी थे। कौन थे? बागाजी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, एक जैसे 9 महल निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? एक जैसे 9 महल किस किले में स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये नाहरगढ़ के किले में ये स्थित है, एक जैसे 9 महल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही, जयपुर में। 34 नंबर का प्रश्न है, किस किले के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? पानी के यानी कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भांडासा जैन मंदिर बीकानेर। भांडासा जैन मंदिर बीकानेर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मदील क्या है? बताइए, मदील क्या है? दोस्तों मदील ये पगड़ी का एक प्रकार है। क्या है? पगड़ी का एक प्रकार है मदील। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है ब्लू पोट्री। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्लू पोट्री। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कुवलमाला ग्रंथ में। कुवलमाला ग्रंथ में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? बताइए कौन सा युग्म असुमेलित है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, रणमल छंद की रचना है वो श्रीधर व्यास के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही बात है। एकलिंग महात्म्य की जो रचना है वो दोस्तों कान्हा व्यास के द्वारा रचित है, लेकिन यहाँ पे सदाशिव भट्ट दे रखा है जो कि इसमें गलत है। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट के द्वारा रचित है। बिल्कुल सही है। राजप्रकाश है ये किशोर दास राव के द्वारा रचित है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया ने किसके शासनकाल में वीर विनोद नामक ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया था? कवि राजा श्यामल दास ने ददवाड़िया ने किसके शासनकाल में वीर विनोद नामक ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है महाराणा शंभू सिंह। महाराणा शंभू सिंह। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के दरबारी विद्वान थे। ए नंबर का ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, नेमिनाथ बारहमासा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? नेमिनाथ बारहमासा ग्रंथ की रचना है वो किसने की? तो वो की थी दोस्तों कवि पालण ने की थी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर
राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। अपन ने भाग 1 के अंदर 40 प्रश्न पढ़े थे, अब अपन भाग 2 के अंदर 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है, कचनार चौधरी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बताइए। कचनार चौधरी ये दोस्तों राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे के निवासी हैं और इनका संबंध है वो दोस्तों शॉर्ट पुट खेल से है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो दोस्तों ये घोषित किया गया 29 सितंबर 2014 को। 29 सितंबर 2014 को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, बेहतर जिनालय मंदिर कहाँ स्थित है? बेहतर जिनालय मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भीनमाल जालोर में स्थित है। भीनमाल जालोर में ये स्थित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राजस्व अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है दोस्तों, अजमेर में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजमेर में है। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म असुमेलित है? तो कौन सा युग्म असुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हिमालय की नगरी, दोस्तों हिमालय की नगरी माउंट आबू सिरोही को कहते हैं, बिल्कुल सही है। मंकी वैली है ये गलताजी जयपुर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। रेगिस्तान का माउंट आबू चांदन नलकूप जैसलमेर, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों रेगिस्तान का जो माउंट आबू है वो कहते हैं पीपलूद बाड़मेर को, पीपलूद बाड़मेर को कहते हैं। थार का गढ़ा कहते हैं दोस्तों चांदन नलकूप को, ठीक है। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे। और देवताओं की नगरी पुष्कर अजमेर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखो, सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सिमको वैगन फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है। और दोस्तों भरतपुर में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। 47 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना के तहत SC/ST माइनॉरिटी BPL परिवार की स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के तहत SC/ST माइनॉरिटी BPL परिवार की स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान है वो की जाती है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 51,000 रुपए की। तो यहाँ पर इसमें स्नातक उत्तीर्ण के लिए दोस्तों 51,000, 10वीं पास के लिए 41,000 और सामान्य के लिए दोस्तों 31,000। तो यहाँ पर स्नातक के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर 51,000 होगा। ए नंबर का ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? तो ये दोस्तों रामी देवी रामनारायण राठी के नाम पर है वो रखा गया है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई दोस्तों वर्ष 1993 में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? राज्य सूचना आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो कहाँ पर अपील की जा सकती है मित्रों? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। तो यहाँ पर इसमें उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में की जा सकती है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा है वो किसे सौंपता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सौंपता है जिला प्रमुख को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिला प्रमुख को। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुख्य सचिव की सेवा अवधि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? मुख्य सचिव की सेवा अवधि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है दोस्तों मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर करती है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को बताना है। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक 1968 में बनी थी, दूसरी 1986 में बनी थी और तीसरी 2020 में बनी थी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें शिक्षा की पहुंच, समानता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, इसमें प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल तथा गतिविधि आधारित बनाने की प्राथमिकता दी गई है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, यहाँ पे इसमें शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 16% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, ये गलत हो जाएगा। 16% नहीं, 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य है वो रखा गया है। तो यहाँ पर डी नंबर का कथन है वो असत्य है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति में मनोनीत सदस्य होते हैं, तो मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? तो दोस्तों इसमें एसएमसी में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, असुमेलित युग्म कौन सा है? एक तरफ धारा है, दूसरी तरफ उस धारा में क्या उल्लेखित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक असुमेलित है, बाकी 3 सही है। देखिए, धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में विवरण दिया गया है, बिल्कुल सही है। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना के बारे में विवरण दिया गया है, बिल्कुल सही है। धारा 18 में किसी बालक के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न पर दंड का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य, ये गलत, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए धारा 18, दोस्तों ये धारा 18 है वो गलत दे रखी है, इसकी जगह दोस्तों धारा 17 आएगा। धारा 17 में दोस्तों किसी बालक के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न पर दंड का प्रावधान है वो इसमें किया गया है। और धारा 18 में तो दोस्तों कोई भी विद्यालय मान्यता प्राप्त या मान्यता प्रमाण पत्र के बिना है वो कार्य नहीं करेगा, ये उल्लेख किया गया है धारा 18 में। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे सी नंबर का। और धारा 10 में दोस्तों माता पिता के कर्तव्य दिए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत जो विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्रदान करता है उसे कहा गया है, तो दोस्तों उसे क्या कहा गया है? उसे दोस्तों उच्च प्राथमिक है वो कहा गया है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु जन्म प्रमाण पत्र अनुपलब्ध होने पर कौन सा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा? कौन सा प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा? यहाँ पर देखिए, इसमें आंगनबाड़ी अभिलेख, आधार कार्ड, एएनएम का रजिस्टर, तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए ये आंगनबाड़ी अभिलेख, ठीक है, ये भी मान्य है, आधार कार्ड भी मान्य है और एएनएम का रजिस्टर भी मान्य है, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, दीक्षा राइज कार्यक्रम में राइज का पूरा नाम क्या है? राइज का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों राइज का पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेटर्स, ये है दोस्तों राइज का पूरा नाम। सी नंबर का ऑप्शन सही। 59 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले इस्माइल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। इस्माइल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 13 अप्रैल 2020 को, 13 अप्रैल 2020 को। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा, 13 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है, तो वो होती है दोस्तों कितनी? तो दोस्तों वो होती है 7। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 7। एक चेयरमैन होता है। 61 नंबर का प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव आयोजन प्रस्तावित है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव आयोजन प्रस्तावित है, तो दोस्तों ये प्रस्तावित है 11 से 12 दिसंबर 2025 को, ये इसका आयोजन है वो किया गया है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही।
62 नंबर का प्रश्न है, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया है? जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कितने। तो दोस्तों इसमें 15 प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए दोस्तों सम्मान प्रदान किया गया है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18 से 29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो बताइए। तो दोस्तों किसने? तो उमा चौधरी है, ठीक है, राजस्थान की उमा चौधरी, इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक है वो हासिल किया है भाला फेंक प्रतियोगिता में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा उमा चौधरी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए, व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए कि इसमें इस योजना का जो लाभ है वो केवल अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी ही ले सकते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के दोस्तों मूल निवासी ही ले सकते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं। तो यहाँ पर इसमें ये कथन है वो गलत हो जाएगा। और देखिए, इस योजना में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, बिल्कुल सही है। इस यात्रा का आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी? सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कर्मचारियों के मामलों का निपटारा, ये नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। दोस्तों अब अपन भाग 3 पढ़ रहे हैं और भाग 3 शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्नों से लामबद्ध है, यानी कि इसमें 10 प्रश्न है दोस्तों। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को भी लाइक जरूर करें। देखिए, भाग 3 शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहे हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान के विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है? किसे मनोविज्ञान के विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है? तो वो है प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्वहीन माना है? निम्नलिखित में से किसने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्वहीन माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एडविन गुथरी। एडविन गुथरी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वह अधिगम जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करता है
या कुछ विशेष मॉडल के व्यवहार एवं उसके परिणाम को देखकर उसी के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है कहलाता है। वह अधिगम जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करता है या कुछ विशेष मॉडल के व्यवहार एवं उसके परिणाम को देखकर उसी के अनुरूप व्यवहार व्यवहार करना सीखता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों, बताइए। वो कहलाता है प्रेक्षणात्मक अधिगम। प्रेक्षणात्मक अधिगम कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? कौन सी उत्तर बाल्यावस्था की एक विशेषता है वो नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, खिलौनों से खेलने की अभिरुचि, ये नहीं है एक विशेषता, बाकी तीनों है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके कहलाती है। पियाजे के अनुसार एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके कहलाती है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है स्कीमा। यहाँ पर है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक या कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है, यह कथन है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक या कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन है वो किसका है? दोस्तों ये कथन है मार्गन व किंग का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। 73 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, व्यक्तित्व के सांवर्तिक या मानवतावादी उपागम का संबंध है। व्यक्तित्व के सांवर्तिक या मानवतावादी उपागम का संबंध है, तो वो संबंध है दोस्तों कार्ल रोजर्स का। कार्ल रोजर्स का बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल रोजर्स का। 74 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, प्रेम में असफल हो जाने पर अपनी प्रेमिका या प्रेमी से गणना करना किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? प्रेम में असफल हो जाने पर अपनी प्रेमिका या प्रेमी से गणना करना किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो कौन सी रक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो वो है प्रतिक्रिया निर्माण का। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिक्रिया निर्माण का। 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किसकी शिक्षा के लिए किया जाता है? पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किसकी शिक्षा के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। भाग 4, इसमें देखिए दोस्तों, अब अपन सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, CIET का पूरा नाम क्या है? CIET का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एक ही सही है दोस्तों। 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर यही सही है, बाकी इसमें सारे के सारे हैं वो गलत दे रखे हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेमोरी से संबंधित है, जैसे कि 1 GB में 1024 MB होते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है। और एक MB के अंदर 1024 KB किलोबाइट होता है, यानी कि KB होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, मोडेम है, डेटा है, प्रोटोकॉल है, स्पीकर्स नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न है, किसी उत्पाद या सेवा को ऑनलाइन खरीदना बेचना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों ई कॉमर्स। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ई कॉमर्स। 80 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना कब की गई? सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये की गई स्थापना 15 अगस्त 2000 को। 15 अगस्त 2000 को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन देखिए, भाग 5 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग।
दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्य 81 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। तो दोस्तों कार्यकाल के दौरान देखिए यहाँ पे एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी हैं, दरबारा सिंह, एस के सिंह यानी कि शैलेंद्र कुमार सिंह, निर्मल चंद जैन और श्रीमती प्रभा राव, इन सभी का दोस्तों कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 इसमें चारों ही सही है। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? बताइए, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो दोस्तों देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 249। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? बताइए, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो दोस्तों कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? बताइए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो यहाँ पर इसमें बताइए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो यहाँ पर इसमें ये तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, अनुच्छेद 32। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? तो कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, बताइए कितने? तो 12। हाँ, 12 सदस्यों को है वो मनोनीत है वो कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 49। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 49। 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, दल बदल निरोधक कानून जिसमें सदस्यों के अयोग्य घोषित करने की धाराएं हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? दल बदल निरोधक कानून जिसमें सदस्यों के अयोग्य घोषित करने की धाराएं हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुसूची 9। नहीं, अनुसूची 10। दल बदल की बात की गई है ना यहाँ पे, तो अनुसूची 10। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने का अधिकार दे सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने का अधिकार दे सकता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है 243H, अनुच्छेद 243H। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ का निर्णय किस मुद्दे से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ का निर्णय किस मुद्दे से संबंधित है? तो कौन से मुद्दे से संबंधित है? तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? बताइए कौन से अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल का दोस्तों अभी तक एक बार भी प्रयोग है वो नहीं हुआ है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी? तो वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किस या किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से
किन्हें या किस या किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? बताइए, किस या किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। तो कूट भाषा में देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, बिल्कुल सही बात है। विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, ये गलत हो जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या अंदर रहने वाले विदेशियों को, बिल्कुल सही है। भारत में जन्मे सभी नागरिकों को, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 1, 3, 4 कथन है, वो क्या है? सत्य है। 1, 3, 4 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 131 अनुच्छेद, सॉरी 131 सीटें हैं वो आरक्षित है, जिसमें से दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 47 सीटें, तो दोनों की मिलाकर 131 हो गई। सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर थे दोस्तों जीबी मालवंकर। जीबी मालवंकर, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? यानी कि वह व्यक्ति कौन है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी रहा और लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 96 नंबर का प्रश्न, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है? संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों सलाह लेने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। कैसे? तो दोस्तों वो है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तीनों में। 99 नंबर का प्रश्न है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो दोस्तों ये किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये विक्रमादित्य दरबार का हिस्सा थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों या विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो उसको तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन है वो कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1857 में हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम। आगे देखिए 102 नंबर प्रश्न है, मोंटेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की? तो दोस्तों कब की थी ये? तो ये 20 अगस्त 1917 को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 20 अगस्त 1917 को। नेक्स्ट 103 नंबर का प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें फिरोज शाह तुगलक। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फिरोज शाह तुगलक। 104 नंबर का प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो दोस्तों सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सी? तो वो थी दोस्तों शहंशाह। ठीक है, शहंशाह। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही।
105 नंबर का प्रश्न, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन किया था वो है चंपारण में 1917 के अंदर, फिर किया था दोस्तों अहमदाबाद में 1918 के अंदर, फिर खेड़ा आंदोलन ये 1918 के अंदर हुआ था ये भी, और असहयोग आंदोलन जो 1922 में हुआ था। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बंबई में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बंबई में। नेक्स्ट आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ था, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही मोहनजोदड़ो से। 108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्योंकि दोस्तों यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो दोस्तों ये अंग है किसका, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म है वो दोस्तों ज्ञात्रक कुल में हुआ था। यहाँ पर इसमें सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसको रूपक के नाम से जाना जाता था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रूपक के नाम से। 112 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योति से संबंधित था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योति से संबंधित था। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है शपनक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शपनक। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की निम्नलिखित योजनाओं को उनके काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों उनके काल कर्म अनुसार व्यवस्थित करना है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोआब में कर वृद्धि ये दोस्तों 1325 ईस्वी में हुई थी, की गई थी, ठीक है। और सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है ये दोस्तों 1329 ईस्वी में की गई थी। और राजधानी परिवर्तन है ये दोस्तों 1326 में की गई थी। और खुरासान अभियान है ये दोस्तों 1330 में हुआ था। तो यहाँ पर इसका क्रम में व्यवस्थित करें तो दोस्तों यहाँ पे 1 3 2 4 1 3 2 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था। तो दोस्तों ये बनवाया था किसने, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 115 नंबर का प्रश्न है, राजपुताना के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है मेवाड़। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे महाराणा प्रताप ने नहीं की थी। 116 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति है वो दोस्तों औरंगजेब ने की थी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 117 नंबर प्रश्न है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको की स्थापना कब हुई थी। नालको की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1981 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1981 में। 118 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो दोस्तों वो किया था 20 रुपए प्रति वर्ष। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, गेट का कार्यालय कब और कहां स्थापित किया गया था। गेट का कार्यालय दोस्तों कब और कहां स्थापित किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था जिनेवा में 1948 में गेट की स्थापना है वो की गई थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। 120 नंबर का प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये दिया गया था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा है वो दिया गया था। सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, तरलता को नियंत्रित करने के लिए स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों कब की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों 8 अप्रैल 2022 को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
122 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का या के आधार कौन से है? बताइए, कौन निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का या के आधार कौन से हैं? तो दोस्तों कौन से हैं? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो वो है इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 123 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की कृषि की विशेषता नहीं है? बताइए, कौन सी राजस्थान की कृषि की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बताइए कौन सी कृषि की विशेषता नहीं है, वो अपने को यहाँ पर है बताना है। तो यहाँ पर देखिए, राज्य की कृषि मानसून पर आधारित है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में उगाई जाने वाली रबी फसलों में गेहूं, सरसों, जो चना, तारामीरा आदि है, बिल्कुल सही बात है। राज्य में लगभग 52% भाग पर कृषि की जाती है, जिसमें से मात्र 30% भाग ही सिंचित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपने को असत्य कथन बताना था, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं का आपस में मिलना और संपूर्ण विश्व का एक गांव के रूप में बदलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है वो, बताइए। उसको क्या बोलते हैं? उसको उसको बोलते हैं दोस्तों वैश्वीकरण। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही, वैश्वीकरण। 125 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्रा की एक विशेषता नहीं है। बताइए, मुद्रा की एक विशेषता नहीं है। तो वो देखिए, मुद्रा सामान्य व स्वतंत्र स्वीकृति नहीं होती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 126 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जीडीपी अवस्फीति कारक होता है। जीडीपी अवस्फीति कारक होता है। तो दोस्तों ये होता है जीडीपी अवस्फीति कारक बराबर नाम मात्र जीडीपी या वास्तविक जीडीपी इंटू 100। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंडियों में कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? मंडियों में कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? देखिए, उपज के मूल्यों की ऑनलाइन उपलब्ध करवाना, बिचौलियों से किसानों का बचाव एवं सुरक्षा प्रदान करना, दैनिक बाजार भावों की जानकारी प्रदान करना। तो यहाँ पर इसमें सारे के सारे सही हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 128 नंबर प्रश्न है, डीआईपीएएम की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 129 नंबर का प्रश्न है, वाई के अलग कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों किस क्षेत्र से है? तो वो है दोस्तों गरीबी से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर का प्रश्न है, देखिए सुमेलित करना है। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर पोत निर्माण केंद्र दे रखे हैं यूएसए, और दूसरी तरफ राज्य दे रखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें हेस्टन ये टेक्सास में है, बिल्कुल सही है। स्पेरोज पॉइंट है, ये मैरीलैंड में है, बिल्कुल सही है। न्यू ऑर्लियंस है, ये दोस्तों न्यूजियाना में है, बिल्कुल सही है। और केम्डेन है, ये फ्लोरिडा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। केम्डेन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित एक काउंट्री है। तो ये न्यू जर्सी आएगा इसमें फ्लोरिडा के स्थान पर। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? तो वो है दोस्तों छेना है, जूमिंग है, मिल्फा है, लेकिन फेजेंडा नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 132 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो है दोस्तों चीन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चीन। 133 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से टेगा वन की विशेषता क्या है? टेगा वन की विशेषता क्या है? तो वो है समशीतोष्ण क्षेत्र की। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 134 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थानीय पवने हैं, दूसरी तरफ स्थान है। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दोस्तों यहाँ पे स्थानीय पवन है, दूसरी तरफ स्थान है। तो यहाँ पर देखिए लेवेस, ये स्पेन में है, ठीक है। सामल ऑस्ट्रिया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सामल है ये जून एवं जुलाई महीने में इराक, ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में दोस्तों ये गर्म हवा है ये।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसमें गलत दे रखा है। ब्लैक रोलर है ये उत्तरी अमेरिका में, और ब्रिक फील्डर है ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही, ये सही सुमेलित नहीं है। 135 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है वो है अमेजन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं नहीं, विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली रेखा वो है जायरे, जायरे है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही, जायरे। 136 नंबर का प्रश्न है, अगुलहास धारा कहाँ चलती है? अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो दोस्तों ये हिंद महासागर में चलती है, ए नंबर ऑप्शन सही। 137 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में तापमान प्रवणता का विपर्य होता है? तो ये होता है दोस्तों समताप मंडल में, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 88 नंबर का प्रश्न है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों, बताइए, तो ये इसमें ए और बी दोनों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 139 यानी कि 139 नंबर का प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हो तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो शिलोंग का स्थानीय समय है वो क्या होगा? देखिए एक देशांतर 4 मिनट होता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 10:38। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, देखिए 10:38 कैसे होगा, तो मैं आपको बताऊं इसके अंदर, ये 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए शिलोंग 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और भारतीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री है। तो अंतर निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 9.5 डिग्री, और 9.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 38 मिनट आएगा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ऊन मंडी तो दोस्तों बीकानेर में होगी, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 6 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अनुशासनात्मक उद्देश्य, यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य है। तो यहाँ पर अनुशासनात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन सही। 142 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की प्रायोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? तो किस चरण का पालन करेंगे? तो वह है पारिस्थितिकी उपलब्ध कराना, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 143 नंबर प्रश्न है, शिक्षण विधि का तत्व कहा जा सकता है? तो दोस्तों ये कहा जा सकता है संप्रेक्षण, चित्र, हाव भाव, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। 144 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें ग्राफिक सामग्री, प्रदर्शन अभिनय, ये गलत हो जाएगा। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री, फिल्म स्ट्रिप स्लाइड, गलत हो जाएगा। त्रिआयामी सामग्री, मॉडल मोबाइल, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये त्रिआयामी सामग्री के उदाहरण है दोस्तों ये। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण से संबंधित विविध प्रकार की मिट्टियों के नमूने रखे जाते हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण से संबंधित विविध प्रकार की मिट्टियों के नमूने रखे जाते हैं, तो ये रखे जाते हैं दोस्तों भूगोल संग्रहालय में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 146 नंबर का प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? तो वो है निदानात्मक परीक्षण, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 147 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के परिक्रमण को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सामग्री क्या होगी? ये तो सभी को पता होगा, ग्लोब, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 148 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया? तो किसने किया था? वो किया था दोस्तों किलपैट्रिक ने, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे वह विधि जिसमें छात्र तथा शिक्षक एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करते हैं कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि, डी नंबर ऑप्शन सही। 150 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित सहायक सामग्री में से दृश्य सहायक सामग्री है, तो वो है दोस्तों चार्ट। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चार्ट।
तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।